आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की एसएससी एमटीएस की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी एमटीएस का 7 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 7 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो 100% बिल्कुल रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते तो देख लेते हैं एसएससी एमटीएस की 7 अक्टूबर की प्रथम पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि सरहुल उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सरहुल उत्सव जो है ना ये झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? उरांव जनजाति के द्वारा। झारखंड में सरहुल बसंत मौसम में मनाया जाता है। तो ये किस मौसम में मनाया जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये बसंत के मौसम में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? चैत्र महीने में मनाया जाता है। झारखंड का सरहुल त्यौहार को फूलों के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड के अन्य प्रसिद्ध त्यौहार हैं, उनके बारे में जान लीजिए आप लोग, जैसे कि करम हो गया, टुसु पर्व या मकर, भगत पर्व, सोरहाई। ये झारखंड के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात के कौन कौन से त्यौहार हैं? पतंग महोत्सव, नवरात्रि पर्व, रण उत्सव, मोढेरा नृत्य महोत्सव। मोढेरा नृत्य महोत्सव ये गुजरात के महोत्सव हैं, ठीक है, यानी कि त्यौहार। असम की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, असम के जो महोत्सव है जैसे कि बिहू महोत्सव हुआ, मैं दम में फी, माजुली महोत्सव, देहिंग पटकाई महोत्सव, काजीरंगा हाथी महोत्सव, ये असम के महोत्सव हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के महोत्सव कौन कौन से हैं? बस्तर दशहरा, भोरम देव महोत्सव, राजिम कुंभ मेला, मड़ई महोत्सव, कजरी महोत्सव। तो ये जो महोत्सव आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के महोत्सव हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। 2011 जनगणना की जनगणना के आयुक्त कौन थे? 2011 जनगणना की जनगणना के आयुक्त थे सीएम चंद्रमौली। 2011 की जनगणना के लिए सीएम चंद्रमौली भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश जो है ना ये सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। देखिए पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का नंबर आता है आबादी के मामले में। लिंग अनुपात के अनुसार देश में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 877 महिलाओं के साथ सबसे कम लिंग अनुपात है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में समग्र साक्षरता दर 74% है। बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है, जिसकी साक्षरता दर 63.82% है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य गोवा, जिसकी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने वाली है। तो ये फैक्ट आपको सारे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो है ना लाल कृष्ण आडवाणी की ये आत्मकथा है। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कुछ बातें हैं, उन्हें जान लीजिए आप लोग। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। इन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। दूसरी बात,
यह 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। माई कंट्री माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। पुस्तक का विमोचन 2008 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ किताबें चुनी हुई हैं कविताएं और मेरी 51 कविताएं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का नाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ किताबें हैं जैसे चेंजिंग इंडिया और द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, द जजमेंट और विदाउट फियर, ये कुलदीप नैयर की कुछ किताबें हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अभी मैंने आपको ये बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला है कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। विभिन्न भारतीय राज्यों का लिंगानुपात देख लीजिए एक बार। केरल का 1084, पुडुचेरी का 1037, तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993, छत्तीसगढ़ का 991, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 876, दिल्ली का 868, चंडीगढ़ का 818, दादरा और नगर हवेली का 774, दमन और दीव का 618 लिंगानुपात है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न क्या था कि 1932 में पूना पैक्ट में किसने साइन किया था। तो 1932 में पूना पैक्ट में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा साइन किए गए थे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1932 में। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को प्रस्तुत करता है। इस संधि ने गांधी जी द्वारा जेल में किए गए उपवास को समाप्त कर दिया, जो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड के खिन वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के विचार के विरोध में रखा था। लॉर्ड विलिंगटन के समय इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूना पैक्ट ब्रिटिश भारत की संसद में चुनावी सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित समझौते को संदर्भित करता है। यह पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और वी.आर. अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, तो पूना पैक्ट समझौते के बारे में मैंने आपको सारी बातें जो हैं वो बता दी हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था 2023 एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो किसने जीती है। तो देखिए 2023 एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो है ये भारत के द्वारा जीती गई है और इसमें उप विजेता जो टीम थी वो थी मलेशिया। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 का जो एशिया हॉकी चैंपियनशिप है दक्षिण कोरिया ने जीता है, उप विजेता टीम जापान थी। 2024 में भी भारत ने जीता है और चीन जो है ये उप विजेता है। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेला गया था। तो ये मैच कहाँ पर खेला गया था? तो ये मैच मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेला गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 1984 का डूरंड कप ये किसने जीता। तो 1984 का डूरंड कप जो है ना ये मोहन बागान के द्वारा जीता गया था। रिकॉर्ड के अनुसार मोहन बागान डूरंड कप के लंबे इतिहास में एकमात्र टीम है जिसने लगातार 3 सत्रों में 2 बार ट्रॉफी जीती है। 1963, 1964, 1965, 1984, 1985 और 1986। डूरंड कप एक किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप की स्थापना कब हुई थी? तो डूरंड कप की स्थापना वर्ष 1988 में शिमला में की गई थी। कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिए। अरविंद थटे किस घराने से संबंधित है? डॉक्टर अरविंद थटे एक अग्रणी हारमोनियम वादक। तो ये हारमोनियम से संबंधित है, हारमोनियम वादक से, जो एक प्रतिष्ठित संगीतकार और एकल वादक हैं। थटे का जन्म 1958 में संगीत प्रेमियों के परिवार में हुआ था। उनके पिता और बड़े भाई हारमोनियम बजाने में कुशल थे और उन्होंने भी 6 साल की उम्र में वाद्य बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने जीएल सामंत के अधीन तबला का अध्ययन किया और शुरू में
पुणे भारत गायन समाज जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए समर्पित एक संस्थान है और बाद में सुहास और सुधीर दत्तार से गायन की शिक्षा प्राप्त की। वे 1981 से 1996 के बीच पद्म विभूषण पंडित जसराज के भी छात्र रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कृष्ण नायर जो है किस नृत्य से संबंधित। तो कृष्ण नायर जो है ना ये कथकली नृत्य से संबंधित है। इनका पूरा नाम क्या है? कला मंडलम रामन कुट्टी नायर। इनका नाम पूरा याद कर लीजिए। कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। तो इंदिरा गांधी नहर जो है ना ये राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इस नहर का उद्गम सतलुज और व्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज से है। हरिके से 204 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी फीडर ऑफ टेक, जिसकी लंबाई पंजाब और हरियाणा में 170 किलोमीटर और राजस्थान में शेष 34 किलोमीटर है। नहर की कुल लंबाई 650 किलोमीटर। 204 किलोमीटर इंदिरा गांधी फीडर नहर IGFC प्लस 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी मुख्य नहर IGMC है। यह नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तो ये नहर जो है ये राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी फीडर के अंतिम भाग से 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी मुख्य नहर शुरू होती है जो श्री गंगानगर और बीकानेर जिलों से गुजरती है और जैसलमेर के मोहनगढ़ में समाप्त होती है। नहर को पहले राजस्थान नहर के रूप में भी जाना जाता था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल जो है उसे ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।